Good morning, student. How are you all? Have you done homework? Yes. Yes? Good. Now we'll do continue again our first chapter, which is natural resources, or air, water and land. We already learnt about air and water. Main points in water, we revise this. Water is very precious and natural resources. That's why always remember, use water sparingly. मीन्स लैविशली यूज़ नहीं करो, जितना चाहिए उतना ही वैसे ही यूज़ करना चाहिए. ब्लॉक वाटर, लेट इट परकोलेट. ब्लॉक मीन्स जैसे कि खेती है, वहाँ पे डिग करके रखो तालाब जैसा, कि पानी वहाँ पे रुक जाए, और रुकने के वो पानी वहाँ पे परकोलेट मीन्स वो ज़मीन में अंदर चला जाए. स्टोर वाटर वेयर एज पॉसिबल. वाटर स्टोर करो जितना कि आपको पॉसिबल है. रीयूज वाटर वेयर एवर पॉसिबल. रिमेंबर, स्टोर वाटर डज नॉट बिकम स्टेल. जहाँ भी आपको कर सकते हो वहाँ पे रीयूज़ करो. जैसे अभी इंडस्ट्रियल वाटर है, वो ख़राब जो पानी प्रोसेस किया हुआ होता है उसको फिर से रिसाइकल करके रीयूज़ किया जाता है. ऐसे हम कर सकते हैं. स्टोर वाटर डज नॉट बिकम स्टेल. ये आप हमेशा याद रखना है कि स्टोर किया हुआ पानी कभी भी ख़राब नहीं होता है. नहीं तो हम क्या करते हैं, मम्मी लोग क्या करते हैं, पानी आता है सवेरे तो बस रोज़ सवेरे पानी आता है तो आज तो भर भर के रखेंगे, हंडी जो भी है आपके पास पॉट वो भर के रखेंगे, और दूसरे दिन पानी आया तो वही उधेल देते कि चलो कल का पानी है, ये बासा है, ये नहीं चाहिए, चलो नया वाला ले लेते. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. पानी कभी भी स्टेल नहीं होता है. जो अभी हम जो ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं पीने के लिए, वो लास्ट ईयर की बारिश का पानी है. तो पानी खराब होता है क्या? नहीं. और जो लोग ऐसे प्रथाएं मानते हैं ना, ग्रहण जब होता है, एक्लिप्स होता है ना पर्टिकुलरली, तो पानी भर के घर में जो भर के रखा होता है वो पानी फेंक देते हैं, दूसरा नया वाला पानी भर लेते हैं क्योंकि ग्रहण था वगैरह, इसलिए. तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रहण तो ये नेचुरल फिनोमिना है, एक्लिप्स तो नेचुरल फिनोमिना है, और हमेशा से ही चलते रहता है ये तो. और ग्रहण तो सीधा रिवर में, लेक में, समंदर में, सब में गिरता है, तो वो पानी खराब नहीं होता है. घर में रखा हुआ पानी कैसे खराब होता है? तो ये भी आप, ये अंधश्रद्धा का भाग है, इसे आप साइंटिफिक व्यू से देखो और समझो. वाटर कभी भी स्टेल नहीं होता है, खराब नहीं होता है. Now we are going to see about another natural resources, which one is very very important is land. लैंड के ऊपर हम रहते हैं, लैंड के ऊपर प्लांट बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, एनिमल्स रहते हैं. तो लैंड ये बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है. नाउ सी हियर, व्हाट इज़ द लैंड मेड अप ऑफ. लैंड कैसे बनी है आपको पता है? इज़ लैंड फ्लैट एवरीवेयर. हर तरफ फ्लैट ही है क्या? हमारे जैसे जैसे हम चलते हैं फ्लैट लैंड पे, ऐसे ही हर हमेशा हर पृथ्वी पे, पूरे इन अर्थ में ऐसे ही लैंड है? नहीं. व्हाट डू यू सीन ऑन लैंड. आपको क्या दिखता है लैंड, आप कैसे देखते हो? डज मैन प्रोड्यूस सॉइल एंड लैंड. क्या हम बना सकते हैं लैंड, सॉइल बना सकते हैं हम? नहीं. व्हाट हैज़ मैन क्रिएटेड ऑन लैंड. इफ़ ए डीप पिट इज़ डग इन द ग्राउंड, वॉट डू यू फाइंड देयर. अगर एक ऐसे डग पिट कर लिया तो उसमें अंदर क्या देखते हो? कुछ दिखता है आपको? देखो, आप खोद के देखो मिट्टी, तो अंदर कैसे दिखेंगे? आपका लेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा. क्या दिखता है ये आगे हम चल के देखेंगे. लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स. कैसे, कौन से फॉर्म में है? बड़े बड़े पत्थर, स्टोन, सॉइल एंड बिग रॉक्स. इट नॉट फ्लैट एवरीवेयर. हर एक जगह पे वो फ्लैट नहीं है. इट इज़ हिली इन सम प्लेसेस, मीन हिल रीजन, एंड फ्लैट इन अदर्स. ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लाइव ऑन द लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड. सारे एनिमल्स और ह्यूमन ऑल्सो लैंड पे रहते अपने नीड जो भी है फुलफिल करने के लिए. वी ऑल्सो यूज़ लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड्स. किस लिए हमको लैंड का इस्तेमाल करते हैं हम?
घर, पक्का घर बनाने के लिए। अगर लैंड नहीं रहेगा तो हम पक्का घर कैसे बनाएंगे? हमारे पक्का घर करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, लैंड नहीं तो एग्रीकल्चर भी कर सकते नहीं है। एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए और रोड बनाने के लिए हमको लैंड की ज़रूरत है। We make use of plants and animals in the forest. This grow on land. ये जो लैंड पे ग्रो किए हुए फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, उनका हम यूज़ करते हैं। द minerals, crude oil and natural gases obtained from the earth are very important for us. जो मिनरल्स निकलते हैं लैंड से, जो मिनरल्स निकलते हैं, क्रूड ऑयल निकलता है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसका रिसोर्सेज क्या है? लैंड। क्रूड ऑयल पता है ना, क्रूड ऑयल कन्वर्ट करके हम पेट्रोलियम गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, ओके, पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल का रिसोर्स कौन है? लैंड है। लैंड से ही हमको फॉसिल फ्यूल मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। नेचुरल गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट मीन्स दैट लैंड इज़ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस। इसकी उपयोगिता से हमको पता चलता है कि लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज़ मेड अप ऑफ। चलो देखते हैं कि कैसे लैंड बनी है, एग्जैक्टली कैसे बनी है। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, हैंडफुल ऑफ सॉइल, स्टोन्स एंड अदर ड्राई लीव्स एंड वाटर। उसमें प्लास्टिक बॉटल लो, उसमें ये मटेरियल डालो। कट ऑफ द अपर टेपरिंग पार्ट ऑफ बॉटल, जो ऊपर का हिस्सा है उसे कट कर दो। पुट द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन द लोअर पार्ट ऑफ एंड एड वाटर। Stir the mixture thoroughly and put it aside. Observe it is next day and answer. देखो ऑब्जर्व करके और बाद में आप आंसर दो कि क्या हुआ है। Why does the mixture in the bottle look now? अभी वो मिक्सचर आपको कैसे दिखता है? Do you see the layer in it? आपको उसमें लेयर दिखते हैं क्या? What is seen in the different layer from top to bottom? वो लेयर स्ट्रक्चर बना हुआ है टॉप टू बॉटम, आपको अभी दिखता है क्या? अब देखोगे तो सॉइल सेटल हो गया, सब जो मटेरियल है सेटल हुआ दिखता है और उसकी वजह से हमको वहाँ पे लेयर फॉर्म हुई है ऐसा दिखता है। द लैंड ऑन द अर्थ ऑल्सो लुक्स लाइक दिस। और जो हमारी लैंड है वो एक्चुअल में ऐसी ही दिखती है। इफ़ ए पाइपलाइन इज बीइंग लेड इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व केयरफुली द पिट्स dug for this purpose. You will see some layers and under the land surface as shown in the accompanying figure. अगर आपके नेबरहुड में पाइपलाइन के लिए अगर कोई खड्डा खोदा गया है तो अगर उसे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लेयर दिखेगी, लैंड की लेयर दिखेगी। इफ़ द लैंड हैज़ मैच्योर सॉइल, द topmost layer is formed by the decomposition of the remains of plants. अगर नेचुरल सॉइल है तो उसका पहला जो पार्ट है, हिस्सा, ये कैसे बना हुआ होता है? रिमेन्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट के पत्ते नीचे गिरते हैं वो मिट्टी में धंस जाते हैं, उसका ये रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, जो एनिमल्स मर जाते हैं या वो सब धंस जाते हैं, उसका दिखेगा। दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमस, जिसे क्या बोलते हैं? ह्यूमस। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। यह आपको कहाँ मिलेगा? डेंस फॉरेस्ट, जहाँ से बहुत घना जंगल है वहीं पे आपको ये दिखेगा। द लैंड बिलो दिस इज़ फुल ऑफ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट, सॉइल्स एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक एंड फाउंड बिलो द लेयर ऑफ लैंड। ये सब आपको इसके नीचे के हिस्से में मिलेगा। This soil is immature. Further below the layer of proportion of the soil decreases and that rock increases. This is a layer of bedrock. The main mineral in the soil are derived from this rock. That is why soil is a different region in different. The color, the texture, soil are the both determined by the bedrock. ये बेडरॉक ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है सॉइल का और ये हर एक जगह पे अलग अलग होता है। पूरे इन्वायरमेंट में हिली रीजन है, फ्लैट रीजन है, हर एक सब में आपको ये अलग अलग दिखेगा।
एंड द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल आर बोथ डिटरमाइन द बेड रॉक। ये बेड रॉक है, उसकी वजह से ही आपको लैंड का स्ट्रक्चर पता चलेगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया है सॉइल कहाँ आपको पूरे काली काली सॉइल दिखती है, ब्लैक सॉइल दिखती है, कहीं आपको रेड सॉइल दिखती है? कभी ऑब्जर्व किया है खेतों में सॉइल कैसी होती है, जिसमें हम प्लांट लगाते हैं, वो गमले की वो जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, गेरू कलर जैसी होती है ना। तो जो रेड कलर की सॉइल होती है रिच इन आयरन, ओके। और जो ब्लैक कलर की होती है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हमको मिलते हैं। तो ये जो मिट्टी है उसका कलर चेंज होता है एंड इट्स डिपेंड ऑन बेड रॉक। हियर इज द लेयर ऑफ लैंड it's given. First one is humus soil, immature soil, then layer of soil and small rocks, and last one is the bed rock. These are the layers of the soil on the earth. Now see about the process of soil formation. Soil formation कैसे होता है ये आपको देखना, हमें देखना है, यहाँ पे सीखना है। Weathering is rock is very much important for this due to climate, ड्यू टू सराउंडिंग। तो वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, वो उससे भी सॉइल बनती है। द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक। जो मैंने बोला ना वेदरिंग होता है उसकी वजह से, ड्यू टू हीट कोल्ड एंड वाटर। वेदरिंग किससे होता है? ड्यू टू हीट, तापमान बढ़ता है ना, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो हीट बढ़ती है उसकी वजह से। कोल्ड रीजन, बहुत कम टेम्परेचर हो गया, कोल्ड हो गया उसकी वजह से, या पानी हमेशा पथराव, जैसे कि सी रीजन में पानी हमेशा पत्थर से टकराता है ना, उसके वजह से भी वेदरिंग होता है। एंड हवा की वजह से और रेन की वजह से भी होता है। The bedrock breaks down into a pieces, stone and sand, and the soils are formed from these pieces. Microbes, worms and insects are found among them, and rodents like mice and rats are also found here. The root of trees growing on the land also help weathering of rocks. This process of soil formation is slow and continuous. See, the process of soil formation is continuous process. It's never stop. It's a continuous process. Due to the above things, it takes about 1,000 years for a 2.5 centimeter thick layer of mature soil to form. कितने दिन लगते हैं? 1000 ईयर लगते हैं 2.5 सेंटीमीटर्स लेयर बनाने के लिए, सॉइल की लेयर बनने के लिए। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि सॉइल भी अच्छे से रहे, वो पानी की वजह से यहाँ से वहाँ न जाए। इसे क्या बोलते हैं, वो आगे चल के हम अच्छे से पढ़ने वाले। ओके, ज़मीन की धूप होती है ना, वो हमको बचा के रखनी चाहिए, उसकी धूप होने नहीं देना चाहिए। We must be see that soil can be destroyed in a short period due to floods, storms and human activities. Soil destroyed होती है किसकी वजह से? फ्लड्स, बहुत सारा पानी आ जाता है, स्ट्रॉम आ जाता है, हाँ, और हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से है। दैट इज़ वाई द नेसेसरी टू कंजर्व द सॉइल। तो सॉइल का कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। We must conserve the soil. That is why it is necessary to conserve the soil and prevent the corrosion. Prevent the erosion means क्या? जो मिट्टी इधर से उधर बहते जाती है पानी के संग, उसको हम प्रिवेंट करना ज़रूरी है, प्रिवेंट कर सकते हैं। Land, the best remedy for this to increase the green cover on the land. जैसे बारिश गिरती है ना, स्ट्रॉम आते हैं, फ्लड आते हैं, तो उसके संग ये जो मिट्टी है ना वो यहाँ से वहाँ चली जाती है, उसके साथ बह जाती है। तो उसके लिए हमको क्या रेमेडी है कि हम प्लांटेशन करें,
बहुत सारे प्लांटेशन करे, ग्रीन कवर बढ़ाए, जिसकी वजह से मिट्टी यहाँ से वहाँ नहीं चली जाएंगी. इट्स अ वन पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. Obtain the specimens of soil varies from the places in your surrounding, such as your own yard, a garden, hills, river, and bank, fields, and rocky ground. Note the difference in the specimens with respect to color, field structure, and size of the particle. अगर आप यहाँ की जो मिट्टी यहाँ पे बताया गया है वहाँ से कलेक्ट करेंगे तो एक जैसी होगी क्या? नहीं, वो अलग अलग ही होने वाली है. तो उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, टेक्सचर देखो, हाथ को लेके स्ट्रक्चर देखो कैसा है, उसका कलर देखो, इसकी वजह से आपको उस किस किस लिहाज से डिफरेंट है वो समझ में आएगा. Humus is the layer formed on the soil due to the decomposition of dead plants and animals and microbes. Humus supplies nutrients to the soil. Humus is also important for aerating the soil and holding water in the soil. The proportion of humus in the upper layer of good fertile soil is about 33% to 50%. ह्यूमस जो लेयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये किस चीज़ से बनता है? रेमिनेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड लीव्स, प्लांट्स, जिससे जो धंस जाते हैं मिट्टी से, उससे बनता है. और ये बनने के कारण वो जो मिट्टी है वहाँ पे वो एयरी होती है, मीन्स उसमें हवा आ जा सकती है. तो उसके वजह से प्लांट के लिए बहुत अच्छा है. प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं और हमारा एनवायरनमेंट बच जाता है. तो आपके अच्छे गुड फर्टाइल सॉइल में 33% टू 50% ह्यूमस होना ज़रूरी है. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल? क्लासीफाई देम. बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. आपको पता है बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स इट्स बिलोंग टू लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मीन्स ऑल नॉन लिविंग थिंग. तो ये लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट मिट्टी में है ये ऑब्जर्व करके आप लिखो. दिस इज़ वन काइंड ऑफ होमवर्क टू यू. Forest and long land got buried underground due to the great upheavals and took place on the earth many ages ago after the process of formation of fossil fuel. From the remnants of living things took place underground and get fuel like petrol, diesel, kerosene, paraffin and other used material like tar and wax from the fossil fuel called crude oil. जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल हमको कहाँ से मिलता है? मिट्टी से ही मिलता है. वो बिकॉज ऑफ द रिमेनेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. लिविंग थिंग्स यूज लैंड, water and air available on the earth and so does man. However, the proportion of these resources are actually put to use a very small as compared to the whole earth. Took the following table. Land is 29% all over the earth. कितना है? 29%. पोटेबल वाटर और फ्रेश वाटर इज ओनली 0.3% है. जो फ्रेश वाटर हम पीते हैं या यूज़ करते हैं वो बस 3% है ऑल ओवर द अर्थ. ऑल ओवर द ऑल कंट्रीज़ में मिला के जस्ट 3% है. और ऑक्सीजन है 21%. Even in this small portion, the resources shown in the above table are sufficient to all living organism. इतने सारे कम होकर भी वो सफिशिएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ओनली इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मैन टू कंट्रोल हिज ग्रिड. हमको बस लैविशली यूज़ नहीं करना है उसको, हम ग्रीडीनेस से यूज़ नहीं करना है. वो रिसोर्सेज पे जितना भी मैन का, ह्यूमन का हक है उतना भी सारे एनिमल्स का और प्लांट का हक है, हमको याद रखना चाहिए. इन अदर वर्ड्स ही मस्ट यूज़ द रिसोर्सेज जुडिशली विद द अवेयरनेस that they meant for all other living things and not just for mankind. बस हमारे लिए नहीं बना है, सब सृष्टि में जो ऑल क्रिएचर्स है उनके लिए बना है. ये समझ के हमको ये स्पैरिंगली यूज़ करना चाहिए. इंस्टीट्यूट एट वर्क. जो इंस्टीट्यूट इस ज़मीन लैंड की पढ़ाई के लिए काम करते हैं वो देखो. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वॉज इस्टेब्लिश इन
sorry 1875 for studying the weather. It is Indian subcontinent. इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेदर कैसा है ये इसकी स्टडी करने के लिए the main function of this institute to observe the weather and to make weather forecast. This institute also conduct research related to the changes in weather, make the forest about rains and study the development related to global warming. ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, मीन्स इट्स अ इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ओवर द वर्ल्ड, तो उसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी हो रही है. वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अवर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. In this chapter, what we summarize, what you learn, that we summarize in this topic. The element available in nature which fulfill the basic needs of living things are called natural resources. Natural resources क्या है? जो हमारे basic needs satisfy करते हैं. Air, water, land are the important natural resources. We never survive without these natural resources. Soil has both the biotic and abiotic constituents. Soil में biotic और abiotic constituent दोनों भी है. There are many constituents of air such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and inert gases. Water vapor and dust particles ये भी present होते हैं. द ओजोन लेयर इज़ द प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ. ओजोन लेयर ये प्रोटेक्टिव शेल है और हमको उसका प्रोटेक्शन करना ही चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड स्पैरिंगली. जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसे स्पैरिंगली यूज़ करना चाहिए, नॉट ग्रीडीनेस. ग्रीडी की हिसाब से हमको यूज़ नहीं करना चाहिए. दिस इज़ आवर लेसन. It's all over for today. If you have any kind of queries, please ask me. And today's homework is write down this exercise which is given below the lesson and send to me on my WhatsApp number. Till then, goodbye.